हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे 9 जुलाई के पूरे करंट अफेयर के बारे में। तो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीन एंट्री व्हीकल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहली स्टेटमेंट ये है आपकी कि MIRV है वो कैन कैरी मल्टीपल वॉर हेड टारगेटेड एट डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, वॉर हेड को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया का जो अस्त्रा मिसाइल है वो कौन सी श्रेणी में आता है, उसको MIRV की श्रेणी में लिया जाता है। तो कौन से आपके ऑप्शन सही हैं तो वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 एंड 2 सही है या फिर नाइदर 1 नॉट 2 सही है। तो ठीक है, अगर आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। चलिए समझते हैं। आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पे है आपका ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीन एंट्री व्हीकल होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इनको हम अलग अलग लोकेशन पे रख के इनसे टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का अस्त्रा मिसाइल है वो कौन सा है, वो एयर टू एयर मिसाइल है। आप इसको अलग अलग लोकेशन पे रख के इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको एयर टू एयर में ही टारगेट कर सकते हैं, इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही होगी। इसके बारे में और समझ लीजिए कि कौन कौन सी कंट्री के पास MIRVs हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट के पास है, चाइना के पास पे है, रशिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, UK के पास है और फ्रांस। ये कंट्रीज़ हैं जो MIRV का उपयोग करती हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो किस तरीके से इनको अलग अलग लोकेशन पे रख के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड आर इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है। तो ये कौन कौन से आइलैंड साउथ चाइना सी में है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका स्कार्बोरो ऑफ शोल। ठीक है, ये आइलैंड है। प्रताश आइलैंड, कोरल आइलैंड। ठीक है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर सही है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा। तो आपके ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, सॉरी, आपका जो सही आंसर है यहाँ पे वो कौन सा है, वो आपका ए है। ठीक है, मतलब जो स्कार्बोरो ऑफ शोल और जो आपका प्रताश आइलैंड है ये कहाँ पे लोकेट करता है, इनकी लोकेशन साउथ चाइना सी में। और जो कुरेल आइलैंड है इसकी लोकेशन आपकी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी में। ठीक है, कि यहाँ पे ये वाला, ठीक है, जिसको आप प्रताश आइलैंड, और यहाँ पे ये जो आपका हो गया स्कार्बोरो ऑफ शोल। ठीक है, ये दोनों कहाँ लोकेट करते हैं, आपके साउथ चाइना सी में। और जो आपका थर्ड था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कुरेल आइलैंड, वो कहाँ लोकेट करता है, वो आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे लोकेट करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमिटेड थ्रू द कोल कंबशन। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी एनवायरनमेंट चल रहा है, जब पोस्ट कोविड-19 के बाद क्या क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कि जब कोल कंबशन से क्या क्या चीज़ें आपकी एमिट होती हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके ऑप्शंस हैं आपके 1 एंड 4 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली और ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारी चीज़ें कोल की कंबशन करने पे निकलती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने देख लिया। मरकरी के साथ कुछ अदर हैवी मेटल्स होते हैं वो भी एमिटेड होते हैं, फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोल की कंबशन में निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रिवेंटिव द नेक्स्ट पेंडेमिक। ठीक है, प्रिवेंटिव द नेक्स्ट पेंडेमिक रिपोर्ट अभी पब्लिश की गई, इसको किसने पब्लिश किया गया और ये क्या रिपोर्ट है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट हैज़ बीन पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको UNEP ने पब्लिश किया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि इट आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ राइजिंग जूनोटिक डिसीज एज बीइंग ड्रिवन बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें आपसे ये बोला कि ये आइडेंटिफाई करती है जो राइजिंग जूनोटिक डिसीज़ को, जैसे ड्रिवन बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस तरीके से हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, 1 एंड 2 ओनली सही है या नाइदर 1 नॉट 2 सही है। तो इसके बारे में जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। UNEP ने इसको पब्लिश किया है और ये जूनोटिक डिसीज़ के ऊपर वर्क मतलब बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ स्टेट्स फाइनेंस इन इंडिया। स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंस इन इंडिया, इसके बारे में आपसे स्टेटमेंट दी गई है, आपको सही आंसर चेक करना है। फर्स्ट आपसी स्टेटमेंट है कि फाइनेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये बताना है, और डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड शेयर। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होने के साथ ये क्या करती है, स्टेट और सेंटर के बीच रेवेन्यू शेयर करती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि एग्रीगेटिंग
अक्रॉस ऑल स्टेट मोर देन 1/3 ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो एग्रीगेटिंग अक्रॉस ऑल स्टेट जो कलेक्ट किया गया है वो मोर देन 1/3 ऑफ स्टेट है, और टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर इन पास्ट 5 ईयर, मतलब लास्ट के जो पास्ट 5 ईयर है उसमें से टोटल रेवेन्यू कहाँ से आया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं? तो ऑप्शन है आपके ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, 1 एंड 2 ओनली सही है, नाइदर 1 नॉट 2 सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। चलिए, आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मतलब 1 एंड 2 आपका सही है, ठीक है। कि इसको फाइनेंस कमीशन क्या करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू को इक्वली शेयर करता है, और जो 1/3 आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो कहाँ से, स्टेट से आया हुआ है, और पास्ट 5 ईयर में अधिकतम रेवेन्यू कहाँ से, टोटल रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्ट किया गया है। तो ये रिपोर्ट है, आप यहाँ देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू कितना आया था, टोटल रेवेन्यू 31.5 ट्रिलियन था, ठीक है। और इसको अलग अलग जगह से स्टेट से कलेक्ट किया गया था। स्टेट ने कितना इसमें कलेक्शन दिया था, देखिए स्टेट ने 52.5 किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 47.5, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट से 47.5 आया, और स्टेट ने कितना रेवेन्यू ओन किया था, 52.5%। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ब्रो बोल सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट पूछिए, क्योंकि अभी जो गालवान वैली में डिस्प्यूट चल रहा है, जो क्लैश ऑफ हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया है, अभी एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट ये है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इट हैज़ अ मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर ड्यूरिंग पीस टाइम एज वेल एज द वॉर टाइम, ठीक है। कि ये पीस और वॉर दोनों टाइम पे क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन है ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, या फिर 1 एंड 2 ओनली सही है, नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी सही नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब 1 एंड 2 ओनली, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है। जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, और ये एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं और भी अदर कंट्रीज़ के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 9 डैश लाइन है, ठीक है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ से लोकेट करती है, इसका कहाँ पे ये वर्क, इसका कहाँ पे इसको मतलब समझा जाता है 9 डैश लाइन को। तो जो आपके ऑप्शंस हैं कि इंडियाज़ क्लेम लाइन ऑन ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना, ये इसको 9 डैश लाइन बोला जाता है। चाइनाज़ क्लेम लाइन इन साउथ चाइना सी, इसको 9 डैश लाइन बोला जाता है। बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इसको 9 डैश लाइन बोला जाता है। कि जो बॉर्डर डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान है इन सर क्रीक, इसको 9 डैश लाइन बोला जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। चलिए, जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब चाइनाज क्लेम लाइन इन साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के जरिए क्या करता है, चाइना अपना क्लेम बताता है पूरा साउथ चाइना सी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर के जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये 9 डैश है, ठीक है। मतलब इस एरिया के, इस जो 9 डैश है इसके अंदर जितना भी एरिया आता है वो सारा चाइना का है। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश ऑफ बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गोल्डन बर्ड विंग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। रिसेंटली एक नई बर्ड को अभी डिस्कवर किया गया, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है इसमें ये दिया गया है कि इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। और दूसरा यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये इसको वल्नरेबल स्पीसीज जो IUCN की उसकी रेड लिस्ट में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2 ओनली सही है, या फिर नाइदर 1 नॉट 2 सही है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फिर आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओनली 1, ठीक है। ओनली 1 क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसकी गलत है, क्योंकि इसका IUCN में जो स्टेटस है ये वल्नरेबल नहीं है। इसको कौन से स्टेटस दिया गया, इसको लीस्ट, ठीक है, याद रखना आपको लीस्ट, ठीक है। ये जो है इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो गोल्डन बर्ड विंग है ये जो सदर्न हमारा जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे जो बर्ड्स पाई जाती हैं इनसे ज़्यादा बड़ी होती है। इनके जो विंग्स होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर मैं आपको एक जस्ट अ मिनट इनकी बोलूँ तो अगर इनके जो विंग की डिस्टेंस बताता हूँ तो ये कितनी है, 194 mm, ठीक है। ये आपको याद रखना है 194 mm है। और जो सदर्न इंडिया में जो बर्ड्स पाई जाती हैं इनकी 190 mm है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ी हैं। कुछ और स्टेटमेंट्स के बारे में समझते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। ये हिमालयन बटरफ्लाई इनको कहा जाता है, और इनका जो साइंटिफिक नेम है ये ट्रॉइडस एयकस है, ठीक है, ट्रॉइडस एयकस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो
अपेंडिक्स 2 में इसको सिटीज़ के अंदर रखा जाता है। सिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, सिटीज़ ये फ्लोरा और फौना को उसके कंजर्वेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी में जो गोल्डन हमारी गोल्डन बर्ड विंग है इसको उसके अंदर अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है काटसा के बारे में। काटसा क्या है, ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, ठीक है, जिसमें से क्या किया जाता है, इम्पोज सैंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्री में क्या किया गया है, सैंक्शन को इम्पोज किया गया है इसके जरिए, काटसा एक्ट के जरिए। तो समझते हैं कौन कौन सा है। तो जो ऑप्शंस है इसमें आपको दिया गया है चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 1 and 2 3 सही, 1 2 3 ओनली सही है, 1 3 4 ओनली सही है, 2 3 and 4 ओनली सही है, या 1 2 and 4 ओनली सही है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 3 कंट्री जिनके ऊपर एक काटसा एक्ट को अभी लगाया गया है, मतलब इनके इस जरिए उनके ऊपर सैंक्शन लगाया है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अब रिसेंटली बात हो रही है कि जो यूएसए का, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये जो काटसा एक्ट है, जिसको काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट कहा जाता है, इसने नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इसके अलावा क्या कर रहा है, वो चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, ये है बुबोनिक प्लेग के ऊपर। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाके आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ पहला जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि इट इज़ एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़। ये कैसी है, ये इन्फेक्शन वाली बैक्टीरियल डिसीज़ है। दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि इट कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। इसको एंटीबायोटिक्स के जरिए ट्रीटेड, मतलब इसमें से इम्यूनाइजेशन इसका किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, 1 and 2 सही है, या फिर नाइदर 1 नॉट 2 है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो हमारी है ऑप्शन सी, ठीक है, मतलब 1 and 2 स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिसीज़ है और क्या है, इसको एंटीबायोटिक्स के जरिए इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइना में इससे रिलेटेड 2 लोगों को इन्फेक्टेड पाया गया था, इसलिए इसके ऊपर ये हमने क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए मर्ज किया है, इसमें आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, सॉरी ये गलती से यहाँ पे 40 लिख गया है, इसको कैंसिल कर दूँगा अभी मैं, जब वीडियो आप मतलब जब आप इसको बाद में दोबारा देखेंगे तो ये कैंसिल मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो कॉगेक्स इनोवेशन अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में दिया जाता है, स्पेस में दिया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की फील्ड में दिया जाता है, या फिर पब्लिक सर्विस की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिस फील्ड में हम इसको कॉगेक्स इनोवेशन अवार्ड दिया जाता है, इसमें 2, ठीक है, जो हमारी माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, इसने इसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई है। पहली जो आपकी है ये किस कैटेगरी में दिया जाएगा, पहला ये दिया जाएगा बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, और दूसरा दिया जाएगा पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर, इसके ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, इसको जो अभी रिसेंटली कॉगेक्स 2020 रिपोर्ट अभी आई है, ठीक है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। और एक नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट है इसको हम क्या करते हैं, एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। अभी ये अवार्ड किसने जीता है, तो रिसेंटली ये अवार्ड हमारा माई गवर्नमेंट जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने ये अवार्ड को जीता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।